नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस विज्ञान की क्लास में। तो जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में परिचर्चा की थी कि अपने अभी जो थ्योरी का जो कंसेप्ट था उसको अपने एक बार स्किप कर रहे हैं और अपने जो है एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। यानी विज्ञान के जो प्रश्न है उनको किस तरह से अपने हल करेंगे, थ्योरी को भी अपने साथ साथ में लेके चलेंगे। यानी जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना डाटा होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यानी आपके जो एमसीक्यू हैं वो आपके ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन लगवा दिया और अगले क्वेश्चन पे चले गए, अपने उसको डिटेल सॉल्व करेंगे। और आज जो इस वीडियो के अंदर अपने क्या करने वाले हैं, जो अभी अपने लेटेस्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो हुई है जून मंथ के अंदर, उसके अंदर जो आपके प्रश्न आए हुए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसा सॉल्यूशन है ये? डिटेल्ड सॉल्यूशन है, यानी इनका आंसर कैसे बना वो आपको मैं बताने वाला हूं। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनको आपको मैथ की तरह सॉल्व करके देखना पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायो के जो आपके क्वेश्चन आए उनको भी सॉल्व करेंगे। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें अपने ग्रुप ए और बी जो है, जो 23 तारीख और जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ था जून मंथ में, उसका अपनी डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जुड़े रहें लास्ट तक और आपको ये जानकर अति हर्ष होगा कि आपके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसका नोटिफिकेशन और आ गया है। तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहें। और ये जो क्लास है आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट से है और इसके अलावा थर्ड ग्रेड मैथ साइंस वाले जो साथी हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो और आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो करते हैं बिना किसी देरी से क्लास शुरू और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपके ये कौन से टॉपिक से आया और यहाँ पे कौन कौन से अपने को कंसेप्ट लगाने हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, अपना खुद का सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो अपने पहले फिजिक्स को लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। एक कण पर एचर परिमाण का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग से हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है। इस गति में कौन सी राशि या राशियां एचर होगी? सबसे पहले तो बात करते हैं, आपको एक शब्द मिल रहा है सर, एक तो मिल रहा है एचर और एक होता है चर, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट। एचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और चर जो होता है वो होता है भाई साहब वेरिएबल। क्या होता है जी? वेरिएबल होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपने जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है भाई साहब? फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स। जैसे मैंने कह दिया 5, मैंने कह दिया 10, यानी कि बल जो लग रहा है वो फिक्स लग रहा है, यानी 10 न्यूटन लग रहा है तो हमेशा ही 10 न्यूटन लगता रहेगा, कंटिन्यूअसली लगता रहेगा 10 न्यूटन। नहीं तो वो 9 होगा, नहीं वो 11 होगा। कितना लगेगा? 10 न्यूटन। चर एचर का मतलब ये है। और चर का मतलब होता है जो आपको फंक्शन दिया हुआ होता है, यानी कि जिसके अंदर मान जो है, एक्स का मान जो है वो क्या नहीं होता? नियत नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अपने को पता नहीं है कि मान क्या आएगा, अलग अलग मानों के लिए उसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है इसने कहा है कि एचर परिमाण का बल लग रहा है, यानी बल जो है वो बार बार बदल नहीं रहा, ठीक है। और जो कण के वेग से हमेशा लंबवत होता है, और लंबवत के साथ में बोला कि कण की गति एक तल में है, यानी प्लेन में मोशन हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो गति है एक कैसी गति का उदाहरण है? ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। कैसी गति है? ये वृत्तीय गति है। कैसे सर? देखो ये वर्ताकार पथ है, इसके ऊपर कोई कण गति कर रहा है। ये मान लो कोई पार्टिकल है, ए पार्टिकल जो है इसके चारों ओर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ठीक है जी, गति कर रहा है। अब ये जो गति है इसने बोला है कि इस गति में ये कण जो है वेग के हमेशा लंबवत रहता है, यानी इसकी वेग की जो दिशा होगी वो ये होगी। इस पॉइंट पे वेग की दिशा ये होगी, यानी प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा जो है वो बदलेगी, ठीक है। और बल की जो इसका केंद्र है वो ये है। तो इस तरह से इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। लंबवत का मतलब होता है कि कितने डिग्री? 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। इस तरह से ये जो गति है ये आपकी एक तल में गति होगी, ठीक है। इसके अंदर बोला कौन कौन सी राशियां एचर होगी, यानी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये बोला है, देखो इसका आंसर जो है क्या होगा,
तो यहां पे बात करें तो ये जो लंबवत है, ठीक है, अब यहां पे इसका मान जो है वो चर है, यानी कि इसका मान बदल नहीं रहा। तो इसके अंदर अपने बात करें किसकी, वेग की बात करें, तो वेग का परिमाण भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वेग का परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि बल जो है वो समान लग रहा है। बल अगर ज्यादा लगाएंगे तो गति बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या हो रही है, बार बार परिवर्तित हो रही है। दिशा क्या हो रही है भाई साहब, परिवर्तित हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे दिशा ये है, इस पॉइंट पे दिशा ये है, सिर्फ दिशा बदल रही है, परिमाण वेग का सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि बल क्या लग रहा है, समान बल लग रहा है, यानी वो एचर बल लग रहा है, यानी समान बल लगे जा रहा है। बात समझ गए होंगे, परिमाण समान, दिशा परिवर्तित है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा आती है K बराबर 1/2 mv²। इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है भाई साहब, है ना, यहां पे अपने दिशा की कोई बात नहीं करते हैं। तो यहां से अगर देखोगे तो मास तो वही रहेगा और वेग जो है वो भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, एचर रहेगी, नियत रहेगी यानी एचर रहेगी। यानी आप कहोगे सर परिमाण के अंदर तो वेग और गतिज ऊर्जा दोनों, वेग और गतिज ऊर्जा दोनों जो है वो क्या रहेंगी, एचर रहेगी, यानी नियत रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन बोर्ड ने आंसर क्या माना, केवल गतिज ऊर्जा। बोर्ड ने क्या माना है, केवल गतिज ऊर्जा माना है। तो केवल गतिज ऊर्जा आंसर क्यों माना गया है, क्योंकि अपने यहां पे दिशा को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है दिशा का। अगर बोला होता तो अपने बात करते। अब दिशा अगर नहीं बदल रही है, दिशा बदल रही है लेकिन दिशा को अपने नहीं लेके चल रहे, तो सिर्फ परिमाण की बात करें तो आपका आंसर वेग और गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन अगर आपने, बोर्ड ने क्या माना है, परिमाण और दिशा दोनों को इंक्लूड किया है, तो दिशा बदल रही है तो उस वेग को भी अलग मान लिया जाता है। इसलिए बोर्ड का जो आंसर है वो केवल गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। लेकिन अगर परिमाण दिशा को अपने काउंट नहीं करे तो वेग और गतिज ऊर्जा दोनों नियत रहेंगे। बात समझ गए होंगे। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं, उसके ऊपर भी अपने नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न, जो कि है बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का, जिसके अंदर बोला है जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है। सबसे पहली बात, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल। ये ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये ग्रंथि कहां होती है, यानी पूरे शरीर में इसकी स्थिति क्या होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो उसको, इसका आंसर जानने के लिए पहले थोड़ी सी अपनी चर्चा करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य कौन कौन से हैं। तो आपकी स्क्रीन पे है एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य। एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य, पहला तो है लड़ो या भागो प्रतिक्रिया। अब भाई कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वहां से या तो आप फाइट करते हो या वहां से फ्लाइट करते हो। फाइट और फ्लाइट जो कंडीशन है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। यानी अपने कई बार तो ये कहते हैं किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो अपने पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसके साथ कंटिन्यूसली लड़ते रहते हैं या वहां से भाग जाते हैं। तो वो किस कारण भाग जाते हैं, वो आपके इसी हार्मोन के कारण भाग जाते हैं। समझ गए ना बात को। तो लड़ाई करवाने वाला हार्मोन हुआ कि नहीं हुआ। अगली बात, हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है, हृदय की धड़कन बढ़ा देता है और रक्तचाप में वृद्धि कर देता है। यानी कहने का मतलब जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है उनमें कौन सा हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, उनके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाता है। सांस तेज हो जाता है, सांस बढ़ जाती है, भाई बीपी बढ़ेगा तो सांस भी तेज चलेगा ही। आगे मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त में शर्करा को भी बढ़ाता है, रक्त में शर्करा को भी बढ़ा देता है। अब देखो यहां देखो ये कह रहा है हृदय गति, रक्तचाप बढ़ेगा तो आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आपकी धमनी और शिराएं जो होती है, वेन या आर्टरीज जिसको बोलते हैं, उनमें ब्लड ज्यादा जाएगा तो आपके जो फेफड़े हैं या जो आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड क्या हो जाएगा, जो मांसपेशी नॉर्मल जो होती है उनमें ब्लड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। ये बात आपने पढ़ ली। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
जब हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित होता है तब हृदय धीरे धड़कता है? बिल्कुल नहीं, हृदय तेज धड़कता है। अभी हम पढ़ के आए, ये नहीं होगा। कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है। श्वसन दर कम हो जाती है क्या? नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है श्वसन दर बढ़ जाती है। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। तो कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम नहीं होता है। कहां हो जाता है? पाचन तंत्र और त्वचा जो होती है इनमें रुधिर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो ज्यादा कहां चलने लग जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धमनी में स्पीड से चलेगा, और कहां चलेगा जी? शिरा में। तो वहां ब्लड जो है वो आपूर्ति करने के लिए चला जाता है, और यहाँ पे त्वचा के पास में नहीं जा पाएगा। यानी स्पीड में जाएगा तो त्वचा को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वही बात है। तो ये जो आंसर है डी ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये कहां से? आपके ग्रंथियों वाले चैप्टर से है, और जो ये क्वेश्चन था आपके गतिज ऊर्जा वाला, ये आपके बल और गति का जो चैप्टर था आपके, उससे 2-3 टॉपिक को एक साथ मर्ज करके आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 2-3 कंसेप्ट एक साथ लगा दिए भाई साहब। अब देखो ये बात हो गई अपने एड्रेनालिन की। अगली बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर से है, और अच्छा प्रश्न है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी की जो बुक है 10th क्लास की, उस बुक में ऐसी पूरी की पूरी जो लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अभी भी एनसीईआरटी वो सेम ही चल रही है, आने वाले 1-2 साल में चेंज हो जाएगी, अभी यही चल रही है। ये क्या कह रहा है? शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया का, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, समतापीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो देखो जब भी कोई भी शाक सब्जी का विघटन होता है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो क्या करेगा वो? उसको विघटित होने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। ऊष्मा को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा। उसका क्या करेगा? उसका अवशोषण करेगा। तो ये कौन सी विक्रिया होगी? ऊष्माशोषी विक्रिया। ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यहां ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा, ऊष्मा उसको चाहिए होगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। ये तो इजी सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखो, ये आपके बायो का क्वेश्चन है। कोशिका वाले जो आपकी उत्तक वाला चैप्टर दे रखा था, उस चैप्टर से आपके ये प्रश्न उठाया गया है। 9th क्लास के एनसीईआरटी से एज इट इज लाइन उठी है। कोरक कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। अब आपको उत्तक टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है। उत्तक के लिए आपको कोशिका भी पढ़ना ही पड़ेगा। बिना कोशिका पढ़े आप उत्तक को पढ़ ही नहीं पाओगे। वही बात है, पहाड़े सीखने के लिए गिनती आनी चाहिए। अब सीधा टॉपिक पहाड़े का लग जाए, गिनती लगाए नहीं, तो गिनती तो सीखनी पड़ेगी। वही है, कोशिका पढ़ोगे नहीं तो उत्तक समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, उत्तक टॉपिक दिया और कोशिका का प्रश्न पूछ सकता है। बोर्ड अगर पूछ ले तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारे तो कोशिका टॉपिक ही नहीं था, क्योंकि उत्तक बने किससे? कोशिका से। तो देखो, कोरक कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है, यानी कि जिसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता ये, यानी प्रवेश इसका वर्जित है। पानी को प्रवेश करने से रोकता कौन है? कोशिका में मलबा, जिसको डेब्रिस कहते हैं, क्यूटिन, सुबेरिन या लिपोप्रोटीन। अगर लिपोप्रोटीन की बात करें तो ये शरीर में क्या काम करता है? वसा को विनिमय करता है। वसा का क्या करता है? विनिमय, यानी आदान प्रदान करता है। सुबेरिन क्या होता है? सुबेरिन जो है, जो पादप होते हैं उनमें एक ऐसी कोशिका या उत्तक होता है जो क्या करता है? पानी को कोशिका के अंदर आने से रोकता है। पानी को कोशिका के अंदर आने से रोकता है। पानी कह दो या गैसें कह दो, दोनों को ही रोकता है। और ये कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। आगे क्या है? क्यूटिन। क्या है जी? क्यूटिन। क्यूटिन जो है ये पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। इसके अलावा 1-2 काम और भी है इसके। ठीक है, और क्या बच गया आपके पास में?
एक है कोशिका में मलबा जिसको डेब्रिस कहते हैं। ये क्या होता है कि जब कोशिका की डेथ हो जाती है, मृत कोशिका बन जाती है, यानी कोशिका जीवित है फिर वो मर जाती है, तो उसके बाद में जो मरने के बाद में उसका जो मलबा है उसको ही कहते हैं कोशिका में मलबा या डेब्रिस। तो ये क्या है, ये आपके संकेत दे रही है, ये मलबा क्या बता रहा है कि कोशिका मर चुकी है, कोशिका मर चुकी है। ये कौन बताता है, डेब्रिस बताता है। कौन बताता है, डेब्रिस बताता है। बात समझ गए होंगे। तो आपके प्रश्न का आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, सुबेरिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, सुबेरिन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये देखो थोड़ा सा और बता देता हूं मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। पौधों में जल और अन्य पदार्थों को प्रवेश को सुबेरिन रोकता है। कोशिका की मृत्यु को इंडिकेट करता है। कोशिका में मलबा। क्योटिन के कार्य पौधों को रोगों से बचाना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई। और एक है पौधों की बाहरी सतह पर जलरोधी परत का निर्माण करता है। और लिपोप्रोटीन शरीर में वसा का क्या करता है, परिमेय करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने। अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, ये लो जी। ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था। कहने का मतलब सेकंड ग्रुप वालों के, बी ग्रुप वालों के। तो एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है, और समय t2 में नहीं, ये आपके 23 तारीख वाले में ही आया है, 26 में नहीं आया है। जब वह एक समान चाल से चल रही होती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ये कहना क्या चाहता है पहले वो समझो। कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो। ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है, लिफ्ट में खड़ा है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और ये कहां खड़ा है, लिफ्ट में खड़ा है। ये लिफ्ट है और लिफ्ट एक जगह स्थिर है, कांस्टेंट है, इसकी कोई भी गति नहीं है। अब ये एक जगह रुका हुआ है। इसके मन में आया, इसने हाथ में क्या लिया, सिक्का लिया और इसको नीचे गिराया। क्या गिराया, सिक्का नीचे गिराया। तो ये सिक्का किस वेग से जाएगा, इसके लिए आपको बल चाहिए। तो बल क्या लगेगा, mg। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सिक्का है उसका त्वरण किसके बराबर होगा, सिक्के का त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर। गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर। पृथ्वी खींच रही है उसको, इसने तो कुछ फोर्स लगाया ही नहीं है, इन्हें ऊपर की ओर लिफ्ट कोई फोर्स लगा रही है, तो ये तो नीचे जा रहा है सिर्फ। तो इसके लिए इसका बल कितना होगा, mg लगेगा। तो mg से आपका वेग बनेगा, ठीक है ना, ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है, सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है। फर्श तक आने में इसको कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। फिर क्या कहता है, जब लिफ्ट स्थिर होती है, ये तो कब है, जब स्थिर है, और समय t2 जब एक समान चाल से चल रही है। अब ये कैसे चल रही है, एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जब भी एक समान चाल से चलती है तो आपका त्वरण कितना काम करेगा, g ही काम करेगा। कितना काम करेगा, g। जो लिफ्ट की गति है उसके कारण जो त्वरण है वो काम नहीं करता है। तो यहां पे भी आपके पास में बल कितना लगेगा उस सिक्के के ऊपर, mg ही लगेगा। तो दोनों में बल समान है, तो दोनों में वेग भी क्या होगा साथियों, सेम ही होगा। क्या होगा, सेम। और वेग सेम है तो यहाँ t1 टाइम लग रहा है और यहाँ कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं t1 टाइम t2 टाइम के इक्विवेलेंट है, बराबर है, बिल्कुल। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, t1 बराबर t2। इसके अंदर और भी केस बनते हैं। कौन सा केस बनता है, देखो, अगर आपको बोला जाता कि पहली कंडीशन यही है साथियों, पहली कंडीशन यही है कि वो स्थिर है, रुकी हुई है लिफ्ट और उसमें है, और उस सिक्का t1 टाइम में नीचे आ जाता है। और अगर वो बोले कि ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए त्वरण का मतलब एक समान चाल से नहीं चल रही, वो ए त्वरण से चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो नीचे कितना त्वरण है, जी। ऊपर किससे जा रही है भाई, पृथ्वी तो नीचे खींच रही है, वो ऊपर लेके जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, जी माइनस ए। तो बाद का त्वरण कितना आया, ए डैश, ठीक है ना, जी माइनस ए। तो पहले बल कितना लग रहा था भाइयों, mg लग रहा था।
अब कितना लग रहा है सर, एफ बराबर एम, ए की जगह, यानी बल का सूत्र क्या होता है, एफ एम में, एफ बराबर एम में, एम तो एम है, ए की जगह यहां तो जी काम कर रहा है, सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, यहां क्या होगा, ए की जगह आ जाएगा जी माइनस ए, क्या आ जाएगा, जी माइनस ए। इसका मतलब यहां पे जी में से कुछ ना कुछ घटेगा, यस और नो, घटेगा, बिल्कुल घटेगा, घटेगा तो ये पूरा मान कम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, तो कम होगा तो यहां पे बल क्या लगेगा, कम, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, F1 बड़ा हो जाएगा, F2 छोटा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग T1 T2 में डिफरेंस आ जाएगा। समझ गए बात को, ये बात करेंगे अपने आगे करेंगे, ठीक है ना। अपने और भी क्वेश्चन लेके आएंगे एमसीक्यूज, अभी तो अपने जो आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं, और अपने ऐसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से या आपके वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे कि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा वहां पे आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, है ना। इतनी प्रैक्टिस अपने कर लेंगे। नेक्स्ट जून में अपना टारगेट है फर्स्ट ग्रेड का। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये आपके अगले शिफ्ट वाला अब शुरू हुआ है, वो 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, W2 भार की एक वस्तु W1 भार की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। छत चेन को किस बल से खींचती है वह है, ये मान लो छत है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, चेन होगी, ये क्या है, चेन है, ठीक है। चेन के नीचे W1 भार लटका रखा है आपने, चेन का भार W क्या बोल रहा है, ये W2 भार की वस्तु है, वस्तु का भार W2 है, चेन का भार W1 है। तो छत चेन को किस बल से खींच रही है, तो देखो आपके पास F क्या होगा, भार किसके बराबर होता है, भार होता है mg के बराबर, ये F है। तो यहां F की जगह कितना दे रखा है, पहले में तो W1, मास मान लो M1 G, दूसरे चेन के लिए W, ये तो चेन का हो गया, और ये वस्तु का है, वस्तु का क्या आएगा, M2G आ जाएगा। बल का फॉर्मूला अभी देखा, F बराबर ma, जब गुरुत्वीय त्वरण काम करता है सिर्फ तो F बराबर mg हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो बल कितना है, जो भार है भार के बराबर ही तो mg होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, थ्योरी में पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। तो वहां से देख लेना, किसी को समझ में नहीं आया तो यही बता रहा हूं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला होता है, इसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये आ गया W1 बराबर mg और W2 बराबर m2g। अब टोटल वेट की बात करूं मैं, टोटल बल की बात कर लूं, चाहे वेट की बात कर लूं, बात तो एक ही है, यानी F1 बराबर W1, F2 बराबर W2, तो आप क्या कहोगे, F बराबर F1 प्लस F2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो टोटल बल, इसी बल से तो खींच रही है, इसको भी तो खींच रही है और इसको भी तो खींच रही है, दोनों को खींच रही है, तो क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 आ जाएगा, क्योंकि F1 और F2 किसके बराबर है, W1 और एक W2 के बराबर है, तो दोनों को जोड़ दो आप, क्या आ गया, F आ गया, टोटल आ गया, इस बल से खींच रही है, कितना है, W1 प्लस W2, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका वेलकम है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट आपके इसी स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने करवाया था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं, यदि एक कार का द्रव्यमान इतना है, ये है आपके पास m, तो कार का वेग पहले कितना था, u था 10 मीटर प्रति सेकेंड, और बाद में कितना करना है, 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कार्य ऊर्जा पर में W बराबर डेल्टा के, W बराबर K2 माइनस K1, यानी बाद की गतिज ऊर्जा माइनस पहले की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है भाई साहब 1/2 mv² है, ठीक है। और ये पहले का है तो V1 कर देता हूं, और बाद का है तो मैं क्या कर देता हूं, या बाद का है तो 2 और पहले का है तो 1 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं है तो करते हैं, क्या आता है देखते हैं। W बराबर 1/2 और m को मैंने ले लिया दोनों में से कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां बच जाएगा V2² माइनस V1², ठीक है। W बराबर 1/2 m की जगह कितना आ जाएगा, वजन कितना है गाड़ी का 2000, तो यहां लिख दो गुणा में 2000, ठीक है। फिर V2 माइनस V1, V2² माइनस V1, V2 कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, W बराबर
ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इधर 400 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 100, W बराबर 1000, अंदर आ गया 300, हाँ या ना बोलो, ये तो आएगा। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा 300 और गुणा में 1000 को क्या लिख सकते हैं, वैसे तो ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है क्या, नहीं है वैसा। तो इस 1000 को मैं किलो लिख सकता हूँ, 1000 को क्या लिख सकता हूँ किलो, तो 300 किलो जूल, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यदि मान लो इसी क्वेश्चन को आपने वापस से सॉल्व करके देखना हो खुद से, तो आप एक काम करना, इसी क्वेश्चन को वापस करना है आपने और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और 10 की जगह आपने लेना है 20 और 20 की जगह आपने लिखना है 50, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई, ठीक है ना। जो सीरियस स्टूडेंट है वो जरूर इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, है ना, ठीक है। चलो जी, ये हो गया अपना सॉल्व, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई ज्यादा लेवल नहीं था, 9th क्लास की किताब है जो ना एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन देख लेना। चलो जी, अगला प्रश्न आपकी 10th के कार्बन है उसके अपर रूप से आपके प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है और अपनी क्लास में से आया हुआ प्रश्न है। तो कार्बन के एक अपर रूप फुलेरीन, तो फुलेरीन किसके नाम पे रखा गया, बंकमिस्टर फुलर के नाम पे रखा गया, जो कि एक आर्किटेक्चर था, वास्तुकार था, में होते हैं 12 सदस्य, 12 6 सदस्य वाला वलय तथा 20 5 सदस्य, 20 6 सदस्य वलय और 12 5 सदस्य, 16 6 सदस्य 16 5 सदस्य, 18 6 सदस्य वलय और 16 5 सदस्य वलय, यानी सर्कुलाकार इसकी शेप होती है, जैसे एक फुटबॉल की आकृति होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति पूछे ना इसकी, तो आकृति होती है फुटबॉल जैसी, किसके जैसी होती है, फुटबॉल के समान होती है, ठीक है ना। चलो, इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट आपने याद रखना है, 20 6 सदस्य वाला वलय होता है और 12 5 सदस्य वाली वलय होती है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कोई इसका ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल से 20 और 12, 20 12 आपको याद रखना है। टोटल 32 फलक होते हैं, टोटल पूछे तो कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कार्बन है उसके अपर रूप से। अगला जो प्रश्न है आपके वो है आपके मस्तिष्क से, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो वैसे अब की बार एग्जाम चाहे क्वेश्चन आपके लेवल से एक कदम ऊपर दे दिए हों, लेकिन आरपीएस ने इतना जरूर ख्याल रखा है कि हर टॉपिक से, इट मीन्स कि लगभग बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों में से बराबर बराबर आपको क्वेश्चन बांट के दिए हैं। अभी 5 प्रश्न आने होते हैं, 2 फिजिक्स के आए हैं, 2 बायो का है, 1 केमिस्ट्री का है। ऐसा ही होगा, एक शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री के 2 आ गए, बायो का 1 आ गया, यानी ऑलमोस्ट लेवल बराबर रखा है। ऐसा नहीं है कि सारी फिजिक्स भर दी या सारी केमिस्ट्री भर दी या बायो भर दी, या पहले के पुराने एग्जाम उठा के देखोगे तो उसमें कई बार तो साइंस के 3 ही प्रश्न मिलते हैं, या कई बार 2 मिलते हैं, या कई बार 4 मिलते हैं। अब की बार हर शिफ्ट के अंदर आपके, हर एग्जाम के अंदर आपके रेगुलरिटी रखी है 5-5 प्रश्न, जितने जितने प्रश्न बोले हैं उतने उतने प्रश्न आए हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, और अच्छी बात ऐसे भी है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हर इस सब्जेक्ट से इतने इतने प्रश्न आने वाले हैं, तो वो आएंगे ही आएंगे और आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएंगे। कई बार ये होता है कि जैसे इंग्लिश के एक बार 2 प्रश्न आ गए तो अगली बार आप इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के चले गए और हो सकता है उस बार 6-7 प्रश्न आ जाए, तो ये आपके लिए नुकसान था पहले। लेकिन अब फायदा है कि हर के अंदर इक्वलिटी जो है वो ला दी है बोर्ड ने। देखो, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कम से कम 10 से 15 बार आया हुआ प्रश्न, आरपीएससी में नहीं, सभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है राजस्थान में, चाहे वो आरपीएससी करवाता है चाहे आपके आरएसएसएम भी करवाता है, सबके अंदर ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। क्योंकि आपके संतुलन बनाए रखने के लिए जो केंद्र है वो कौन सा होता है ना। एक चीज और, यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसके अंदर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंज करें तो ये भी आ सकता है कि मानव मस्तिष्क के कौन से भाग में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग होगा जब कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का यूज करता है। अल्कोहल बोल सकता है, या C2H5OH भी बोल सकता है, या शराब बोल सकता है। अगर ये आपने सेवन किया है
तो आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रश्न इसी का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी संतुलन बनाने का काम करता है, वही आपका डिस्टर्ब होगा। तो पहले सभी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दो बातें, हो सकता है अगली बार आपके दूसरों में से आ जाए। तो पहले बात करते हैं अपने प्रमस्तिष्क की। तो प्रमस्तिष्क जो है ये शरीर में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। और इसका काम होता है सोचना, समझना, कोई भी डाटा याद रखना, यानी याददाश्त वगैरह। तो ये सारे निर्णय जो लेता है वो यही करता है। कौन? प्रमस्तिष्क। ठीक है जी। उसके बाद आता है अनुमस्तिष्क। इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का क्या बनाए रखना? संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला जो पार्ट है मेडुला, सिर्फ मेडुला लिखा हुआ है, वैसे पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो आपकी इच्छा के बावजूद भी होती है। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी वो क्रियाएं होती रहती है। अनैच्छिक क्रियाएं जो है उनको क्या करता है? संतुलित करता है। अब आप कहोगे कौन कौन सी होती है अनैच्छिक क्रियाएं? तो अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे छींकना, हृदय की गति होना, हृदय की जो धड़कनें हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ठीक है, आंसू आना, इनको रोक सकते हो क्या? आपके पास कोई कंट्रोल बटन नहीं है। या आपके जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो श्लेष्मा बाहर आना, वो सारी की सारी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आपके मुंह से लार आ जाना भोजन को देखते ही, है ना, वो सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब कईयों के लार ज्यादा टपकती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा सक्रिय भाग इनके मस्तिष्क का कौन सा होगा? मेडुला ही होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आप सोचते समझते हो, याद रखते हो डाटा, तो आपका कौन सा भाग मस्तिष्क का सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो याद रखना, सोचना, समझना, सारा का सारा काम प्रमस्तिष्क का होता है। किसका होता है? प्रमस्तिष्क का होता है। ठीक है। जैसे प्र से ही प्रिंसिपल बनता है और प्र से प्रमस्तिष्क बनता है। तो प्रिंसिपल कंट्रोल करता है कि नहीं करता है सबको? तो वही बात याद रखना, सबसे ज्यादा काम भी उसी का होता है, सबसे बड़ा विभाग भी उसके पास होता है। तो वैसे प्र से प्रमस्तिष्क और प्र से प्रिंसिपल। ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क संतुलन का काम ही करता है। क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो वो भाग कौन सा है जो संतुलन बनाए रखता है? वो आपका अनुमस्तिष्क है। ठीक। और एक बच गया सर, मध्य मस्तिष्क बच गया। ये आपके पश्च का भाग होता है, ये भी होता है, और ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मध्य मस्तिष्क के अंदर आपके क्या होता है? ताप नियंत्रण और भूख प्यास नियंत्रण केंद्र होता है। भूख प्यास और ताप नियंत्रण ये तो होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है। शरीर का एक भाग होता है जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क वापस देखो आप, मध्य मस्तिष्क का काम होता है देखना और सुनना। देखना और सुनना। देखने और सुनने के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग काम करता है? मध्य मस्तिष्क काम करता है, जिसके अंदर आपके दो छोटे छोटे गोलक होते हैं, जिनमें से आपको जिनका काम होता है देखने को संसूचन करना। यानी आंख जो है वो मैसेज किसके पास भेजेगी? मध्य मस्तिष्क के पास, जिसमें छोटे छोटे दो गोलक पिंड होते हैं उनके पास। और सुनना, कान भी किसको मैसेज भेजेंगे? वहीं भेजेंगे, है ना। तो इसीलिए कान और आंख का जो डॉक्टर होता है वो ऑलमोस्ट कई बार एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उन सब का जो काम है कंट्रोल कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क कर रहा है। तो मध्य मस्तिष्क का जो देख रेख करता है, देख रेख करने का मतलब जिसको डॉक्टर जो है मध्य मस्तिष्क का, वही आपके क्या है? देखने और सुनना, यानी आंख और कान से रिलेटेड होता है। समझ गए ना बात को? ENT बोलते हैं शायद। ठीक। तो ये आपका हो गया मध्य मस्तिष्क का काम। और इस प्रश्न का जो आंसर था वो क्या था? अनुमस्तिष्क। तो आपके पहली शिफ्ट में 5 प्रश्न आए थे और दूसरी शिफ्ट में भी 5 प्रश्न, यानी 23 तारीख वाले एग्जाम में भी और 26 वाले में भी, यानी ए ग्रुप और बी ग्रुप। तो उनके जो टोटल 10 क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी सॉल्व आपको करवा दिए हैं।
आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर नेक्स्ट जो शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम हो गया उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे, यानी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों एक से साथ साथ चलेंगे। और आप अपने साथियों को भी ये इन्फॉर्म कर दें कि अभी एमसीक्यू जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप ये चाहते हैं कि क्लासेस जो है वो लाइव ली जाएं आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी सुझाव दे सकते हैं। हम आपके लिए नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उनको लाइव लाने का प्रयास करेंगे। वैसे लाइव का थोड़ा सा फायदा नहीं होता है क्योंकि अपने ज्यादा डिस्कशन चलता रहता है, क्वेश्चन कम होते हैं और बातें ज्यादा होती है। वैसे भी अगर आपका कोई डाउट हो जो आप लाइव में पूछना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा है, अपने फिक्स कर लेंगे कि वीक के अंदर एक दिन अपने लाइव आ जाया करेंगे। एक वीक में जितना हुआ है वो सारा का सारा उस लाइव क्लास में अपने क्या कर लिया करेंगे, डिस्कशन कर लिया करेंगे। इसके बारे में सुझाव जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें, और ये क्लास आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।